काव्या उसी तरह रोते रोते वहीं सो जाती है। वहीं नयन के ऑफिस में काव्या नयन को खींचते हुए केबिन में लेकर जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। उसके बाद वह नयन को दीवार से सटा देती है। नयन तो हैरान होता है नव्या के इस तरह के रिएक्शन से, क्योंकि वह नव्या को बहुत अच्छे से जानता था। नव्या कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती थी, तो क्यों आज वह इतना गुस्सा कर रही होती है, नयन को समझ ही नहीं आता। तभी नव्या कहती है, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? तो नयन कुछ कहता उससे पहले ही नव्या फिर कहती है, तुम्हें नफरत है ना मुझसे कि मैं उस दिन क्यों नहीं आई? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ही उस दिन नहीं आई। यदि मैं उस दिन आती तो शायद आज हम लोग अलग ना होते, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हम अलग हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी काव्या को रुलाने की? तुम उसकी कंडीशन जानते हो, वह अभी किस परिस्थिति में है? तुमने बिना सोचे समझे ना जाने क्या कहा हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने जरूर कुछ ऐसा कहा जिससे काव्या को बुरा लगा। यदि उसे दोबारा पैनिक अटैक आया ना, तो याद रखना नयन आर्यन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी जिंदगी में केवल अब मेरी काव्या, जिसे मैं तुम्हारी नफरत की वजह से खोना नहीं चाहती। नफरत करते हो ना तुम मुझसे? तुम क्या मुझसे नफरत करोगे? नफरत तो मैं तुमसे करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी काव्या को रुलाया है। इतना कहकर नयन को छोड़ देती है। नव्या की बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी नयन कुछ याद करते हुए कहता है, एक मिनट काव्या, तुमने क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी में काव्या के अलावा कोई और नहीं है? अंकल आंटी वह कहाँ हैं? तो नव्या को होश आता है कि वह गुस्से में क्या क्या बोल गई। फिर वह वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तो नयन भी नीचे बैठकर अपने हाथ काव्या के कंधे पर रखकर पूछता है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? अंकल आंटी को क्या हुआ है? तो नव्या रोते हुए गुस्से में कहती है, नहीं रहे वो लोग, चले गए मुझे और काव्या को छोड़कर। नफरत करते हो ना तुम, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आई। कैसे आती मैं तुम्हारे पास? क्योंकि उस मनहूस दिन ने हमारे माँ पापा को छीन लिया, हमें इस दुनिया से छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जिसे सुनकर नयन दो कदम पीछे हट जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि नव्या के ना आने का कारण इतना बड़ा हो सकता है। नव्या इतना कहकर रोने लगती है। वहीं नयन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह खुश हो कि नव्या ने उसे धोखा नहीं दिया, या दुखी हो कि वह इतने सालों से अपने प्यार से खफा रहा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह कैसे रिएक्ट करे। तभी नव्या कहती है, आज तुमने काव्या को रुलाकर सही नहीं किया नयन। जिस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी, उस दिन फ्लैशबैक, मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, तभी हमारे घर पर बहुत सारे गुंडे अचानक से आ जाते हैं और पापा को जबरदस्ती पकड़कर मारने लगते हैं। काव्या उस समय घर पर नहीं थी, तो मैं बाहर निकलकर देखती हूँ बहुत से आदमी पापा को मार रहे होते हैं। तभी मैं वहां जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, वह लोग पापा को नहीं छोड़ते। तभी वहां उनमें से एक आदमी आकर कहता है, बता कहाँ छुपा रखा है? फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, कहीं यही तो नहीं है ना? तो पापा कहते हैं, नहीं ये मेरी बेटी है। जिसे सुन वह आदमी कहता है, तो फिर बता तूने कहाँ छुपाया है उसे? उस दिन तो तुमने बचा लिया था, मगर अब तुम उसे नहीं बचा पाओगे। जिसे सुन पापा भी गुस्से में कहते हैं, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह अब मेरी बेटी है। जिसे सुन मैं और मम्मा बहुत हैरान होते हैं, मगर उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कहें या क्या करें। तभी मैं पापा के पास जाकर कहती हूँ, पापा ये लोग कौन हैं और ये आपको इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? तभी पापा कहते हैं, नव्या बेटा, तुम इन सब चीजों से दूर हो जाओ, अपने कमरे में जाओ। तो मैं नहीं जाती और पापा से सवाल करती हूँ। तो पापा मुझे बताते हैं कि मैं और काव्या दुनिया की नज़रों में जुड़वा बहन हैं, मगर वास्तव में हम दोनों को जन्म देने वाली औरतें अलग अलग हैं। मैं और काव्या एक ही हॉस्पिटल के एक ही रूम में जन्म लिए हैं। जिसे सुन मैं बहुत हैरान होती हूँ आज ये जानकर कि काव्या मेरी जुड़वा बहन नहीं, बल्कि मेरी बहन ही नहीं है। सुनकर बहुत हैरान होती हूँ। तभी गेट पर खड़ी काव्या ये सुन लेती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पापा क्या कह रहे हैं, और वह सुनकर बेहोश हो जाती है, मगर कोई उसे नहीं देखता। मगर मेरी नज़र काव्या पर चली जाती है। तभी पापा कहते हैं, नव्या बेटा, मेरी एक बात मानोगी? तो मैं पापा से कहती हूँ, हाँ पापा।
तुम काव्या को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। मैं तुम्हें सभी बातें तो नहीं बता सकता। मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया, मगर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर तुम अभी काव्या को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि हमारी काव्या की जान को खतरा है। चली जाओ। एक आदमी मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी मैं उस आदमी से गन छीन कर उसके मालिक पर रख देती हूँ और सभी को गन नीचे रखने के लिए कहती हूँ। तो वह आदमी सभी आदमियों से कहता है गन नीचे रखने को। तभी मैं पापा से कहती हूँ, पापा यहाँ से तो मैं जाऊंगी, मगर अकेले नहीं, हम सभी। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दे सकती। उसके बाद मैं अपने माँ पापा को लेकर वहां से उन्हीं के साथ एक गाड़ी में काव्या के साथ निकल जाती हूँ। काव्या की कंडीशन ठीक नहीं लग रही होती। वह लोग भी हमारा पीछा करने लगते हैं। वर्तमान नैन नब्या के पास जाकर कहता है, नब्या मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और मैं काव्या से भी आज रूढ़ होकर बात किया, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जिसे सुन नब्या रोते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि इन सालों में मैंने काव्या को किस तरह से संभाला है। वह ये हादसे के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस दिन जब मैं मम्मा पापा काव्या वहां से निकले, फ्लैशबैक, तो वह लोग भी हमारा पीछा करने लगे। जिसे देख पापा ने मुझे काव्या को लेकर जाने को कहा और उन्होंने अपने लॉकर में कुछ डॉक्यूमेंट रखा था, उसकी चाबी मुझे देकर मुझे और काव्या को उतार दिया। उस समय उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं काव्या को कभी ना पता चलने दूं कि वह मेरी सगी बहन नहीं है। मैं काव्या को वहां से लेकर भाग गई, मगर मम्मा पापा उनके हाथ लग गए और उन्होंने बहुत बेरहमी से मम्मा पापा को मार डाला। मैं अपने मम्मी पापा को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। नैन फिर काव्या को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसे मुझे पता चला कि काव्या को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। गिरने की वजह से उसके सर में थोड़ी सी चोट लगी है, मगर कभी कभी उसे पैनिक अटैक आया करेंगे, जिससे जब वह उस हादसे को याद करने की कोशिश करेगी जिसके कारण उसकी ये हालत है। आज फिर मैं काव्या को हॉस्पिटल से लेकर और पापा के बैंक लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स थे लेकर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जिससे मुझे पता चला कि काव्या मेरी सगी बहन नहीं है। पापा ने मुझे बताया था, मगर मैंने ये बात नहीं मानी। उस समय तभी मुझे काव्या के असली पिता के बारे में पता चला और वह क्यों काव्या को मारना चाहते थे। वह इतना कहकर रोने लगती है, तो नयन उसे अपने गले लगाकर उसे सांत्वना देने लगता है। फ्लैशबैक खत्म। तभी नयन कहता है, नब्या रो मत और मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई। तभी नब्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं नयन, तुम कभी विश्वास नहीं करोगे। तो नयन कहता है, काव्या की कसम तुम्हें, तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो। नब्या ये सुन रोते हुए कहती है, विश्वजीत सिंह। जिसे सुन नयन हैरान होता है। वह कहता है, नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो, अंकल ऐसा कर ही नहीं सकते। जिसे सुन नब्या थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, तुम कभी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि वह तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड। यही कारण है कि मैं तुमसे फिर दोबारा कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, और कहीं काव्या इस चक्कर में उनके हाथ लग गई तो वह काव्या को मार डालेंगे। तो नयन कहता है, नब्या तुम रो मत। यदि विश्वजीत अंकल ने ये किया है तो मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें उनके किए की सजा दिलाकर ही रहूंगा। आज उनकी एक गलती की वजह से हमारी पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो गई है। फिर नयन कहता है, नब्या मुझे माफ कर दो कि मैं इतने सालों से तुमसे नफरत करते आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि तुमने मुझे धोखा दिया, जिसके कारण आज मेरे पापा मेरे पास नहीं हैं। जिसे सुन नब्या हैरान हो जाती है। तभी वह कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है नयन। जिसे सुन नयन कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम मुझसे मिलने आने वाली थीं, उस दिन जब तुम नहीं आई तो मैं उदास और गुस्से में जाकर ड्रिंक्स करने लगा। शराब का नशा मुझ पर इतना हो गया था कि मुझे घर जाने के बारे में भी नहीं सोचा, और गुस्से में मैंने अपने मोबाइल को भी तोड़ दिया था। 2-3 दिनों तक मैं घर नहीं गया, लेकिन जब घर गया था, घर का हालात देख मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इन 2-3 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। एक तरफ तुम मुझसे मिलने नहीं आई और दूसरी तरफ मम्मा मुझे छोड़कर जा चुकी थीं, जिसके सदमे में पापा ने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया।
वह मुझसे नफरत करने लगे थे कि मैं मम्मा के आखिरी समय में उनके पास नहीं था। पापा भी बीमार होने लगे, शायद मम्मा को बहुत याद करते थे। उसके बाद एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मानने लगा था। तभी से मुझे तुमसे और नफरत हो गई थी। नव्या ये सुन रोने लगती है। तभी नैन उसको गले लगा लेता है और कहता है, रो मत नव्या, यदि तुमने अपने मम्मा पापा को खोया है तो मैंने भी खोया है, और शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। बहुत कुछ खोया है हमने, लेकिन अब हम एक दूसरे को नहीं खो सकते। तुम टेंशन मत लो, मैं काव्या से बात करूंगा, मैं उससे माफ़ी भी मांग लूंगा। देखना, वह मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि है तो हमारी छोटू काव्या ही ना। कुछ देर दोनों इसी तरह गले लगे रहते हैं। उसके बाद नव्या कहती है, नैन तुम्हारे घर में तो सभी मुझे गलती समझते होंगे ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। जिसे सुन नैन कहता है, नहीं नव्या, दादी हमेशा मुझे समझाती हैं कि कोई तो वजह होगी जिसके कारण तुम उस दिन नहीं आई, मगर गुस्से में मैंने कभी उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। और मैंने ये ऑफिस भी इसीलिए खरीदा था क्योंकि मैं तुम्हारे पास आकर जानना चाहता था कि क्या कारण था जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। मगर सच कहूँ तो इन 5 सालों में मैंने तुम्हें मिस भी बहुत किया। मिस यू नव्या, रियली मिस यू। मुझे छोड़कर इस तरह कभी मत जाना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मगर मुझे तुम इस तरह छोड़कर मत जाना। तुम्हारे जाने के बाद इन 5 सालों में मैं कैसे जिया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। इतना कहकर नयन नव्या को कसकर गले लगा लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद नयन नव्या से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नव्या नयन की बात मानकर चुपचाप से उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों नव्या के घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है, इसलिए नैन नव्या से कहता है कि वह कल आएगा और काव्या से माफी भी मांगेगा। वह इतना कहकर अपने घर की ओर चला जाता है। नव्या घर जाती है। घर की स्थिति देख वो थोड़ी सी हैरान होती है, मगर उसे काव्या की हरकतों के बारे में मालूम होता है, जिसके कारण से ज्यादा हैरानी नहीं होती। नव्या पूरे घर को ठीक कर देती है और काव्या के रूम में जाकर काव्या को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देती है। खुद भी फ्रेश होने चली जाती है, मगर कहीं ना कहीं आज उसका दिल बहुत खुश होता है कि उसने अपनी सारी गलतफहमियां नैन से खत्म कर ली। कहीं ना कहीं इन 5 सालों में उसने भी नैन को बहुत मिस किया था। उनकी यादों के सहारे उसने अपना जीवन जिया था और आगे जीने के बारे में सोचा था। नैन आज बहुत खुश होता है कि उसे उसकी नव्या मिल गई है। फिलहाल के लिए तो आज सभी कोई खुश होते हैं। काव्या को छोड़कर सभी अपने नए नए जिंदगी के बारे में सोचते हुए सो रहे होते हैं। अगली सुबह नैन को आज काव्या से माफी मांगना होता है, जिसके लिए वह बहुत जल्दी रेडी होकर नव्या के घर की ओर निकल जाता है। वहीं अमन का भी हॉस्पिटल का पहला दिन होता है, जिसके कारण वह भी हॉस्पिटल के लिए जल्दी रेडी होकर निकल जाता है। नव्या तैयार ही हो रही होती है, तभी काव्या उठती है और कहती है, आई हेट यू, आपने मुझसे झूठ कहा। जिसे सुनकर नव्या उसके पास बैठकर कहती है, काव्या मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। नव्या का झूठ बोलना काव्या को हर्ट कर देता है और वह रोते हुए कहती है, दी नैन भाई से आप मिली तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। नव्या खुश होते हुए कहती है, काव्या वह सब पिछली बातें थीं, उसे तुम भूल जाओ, अब सब ठीक है। काव्या कुछ नहीं कहती और वहां से उठकर वॉशरूम चली जाती है। नव्या काव्या के लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ समय बाद काव्या के घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर काव्या दरवाज़ा खोलने चली जाती है, क्योंकि नव्या किचन में काम कर रही होती है। काव्या जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, नैन को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान होती है। तभी वह गुस्से में कहती है, क्यों आए हैं यहाँ। जिसे सुनकर नैन मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी कायू से माफ़ी मांगने। मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से बात की तो सोचा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग लूं। तो काव्या गुस्सा होते हुए कहती है, यहाँ किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली, और चला जाए, यदि कोई हमसे नफरत करता है तो हम भी उससे नफरत ही करते हैं। नैन काव्या का गुस्सा अच्छे से समझ रहा होता है, इसलिए वह बहुत प्यार से काव्या को मनाने की कोशिश करता है। वह अपने कान पकड़कर काव्या के सामने खड़ा होते हुए कहता है, कायू प्लीज माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज
हो सके तो अपने नयन भाई को माफ कर दो। तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं अपने कान को नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर काव्या कुछ नहीं कहती और वह अंदर चली जाती है। नव्या काव्या से पूछती है, कौन है? जिसे सुनकर काव्या काफी गुस्से में कहती है, कोई भी नहीं। नैन उसी तरह कान पकड़े हुए अंदर आता है और काव्या के बगल में बैठ जाता है। नव्या जैसे ही बाहर आती है तो देखकर हैरान होती है। वह कुछ कहती उससे पहले ही नैन कहता है, नव्या प्लीज काव्या को बोलो ना, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज बोलो ना उसे माफ करने के लिए। नव्या काव्या के पास बैठते हुए कहती है, काव्या प्लीज नैन को माफ कर दो। यदि कुछ सालों में हमने कुछ खोया है तो नैन ने भी बहुत कुछ खोया है। कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं ही थी। जिसे सुनकर काव्या हैरान होती है। तभी नैन कहता है, उन सभी बातों को छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ, काव्या इन सालों में तुमने मुझे मिस किया ना? जिसे सुनकर काव्या नैन को गले लगा लेती है और कहती है, बहुत मिस किया भाई। मैं तो कब से आपको ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी मगर मुझे नहीं मिले आप। नैन मुस्कुराते हुए कहता है, वह सब पुरानी बातें थीं, अब से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिसे सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। नव्या तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। नैन भी चुपचाप से नाश्ता करने लगता है क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता है कि यदि अभी उसने मना किया तो काव्या उसे छोड़ेगी नहीं। नैन और नव्या एक दूसरे को जितना समझते थे उतना ही काव्या से दोनों डरा करते थे क्योंकि वह दोनों काव्या के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद नैन नव्या को लेकर ऑफिस की ओर निकल जाता है और वहीं काव्या अपनी स्कूटी में हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। हॉस्पिटल में काव्या जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह देखती है उसके पार्किंग के सामने किसी और की गाड़ी पार्क होती है। तो वह गुस्से में उस गाड़ी को ठोक देती है और फिर बगल में अपनी स्कूटी खड़ी करके डिग्गी में से एक पेपर निकालकर उसमें कुछ लिखकर गाड़ी में चिपका देती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वहीं नव्या और नयन साथ ऑफिस पहुंचते हैं। नव्या को अच्छा नहीं लग रहा होता है मगर वह नैन को मना भी नहीं कर पा रही होती है। वह दोनों कार से निकलते हैं। नव्या बिना नयन को कुछ कहे डायरेक्ट अंदर निकल जाती है। नैन बहुत हैरान हो रहा होता है कि नव्या इस तरह से बिना बात किए क्यों चली गई। कहीं नव्या अभी भी तो उससे नाराज नहीं है ना? वह ये सब सोचते हुए वह भी ऑफिस के अंदर चला जाता है मगर वह नव्या से बात करने के बारे में सोचता है। वहीं हॉस्पिटल में काव्या अपना एक केस देखकर वार्डरूम से बाहर निकल रही होती है। तभी वह किसी से टकरा जाती है मगर वह गिरती उससे पहले ही वह शख्स उसे पकड़ लेता है। काव्या अपनी आंखें खोलते हुए थैंक गॉड बच गई कहती है। तभी वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स गॉड को नहीं, मुझसे कहो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। जिसे सुनकर काव्या अपनी आंखें खोलती है तो वह उस लड़के को देखकर हैरान होते हुए कहती है, तुम? जैसे सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, तो तुम फिर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गए? जिसे सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, किस्मत ही यही चाहती है कि हम बार बार मिलें, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम बार बार सामने आते ही रहते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम भी इसी हॉस्पिटल में काम करती हो। तुम भी काम करते हो का क्या मतलब है? क्या तुम भी यहीं काम करते हो और मैं तुम्हें हर रोज टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी? प्लीज ऐसा ना हो। जिसे सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें रोज मुझे देखना होगा। अब तो रोज ही नहीं, तुम्हें तो जिंदगी भर मुझे ही देखना है। काव्या गुस्सा करते हुए कहती है, मेरी जान क्या लगा रखा है? मेरा नाम तो है, तो प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो वह लड़का कहता है, नहीं मैं तो तुम्हें तुम्हारा नाम से कभी नहीं बुलाऊंगा। पहले जानू कहा करता था तो अब जान कहूंगा मगर नाम नहीं पुकारूंगा। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, जान मैं तो तुम्हारी ही जान निकाल दूं। फिर वह वहां से चली जाती है। तभी वह मुस्कुराते हुए कहता है, तो किस्मत ने क्या खेल खेला है हमारे साथ। जिसे मैं चाहता था फिर से मिलना तो वह मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में मिल गई। वाह क्या शायरी मैंने कही है। फिर वह भी अपने काम में लग जाता है क्योंकि वह तो बहुत खुश हो रहा होता है कि रोज काव्या को परेशान करने का मौका मिलेगा। शाम के समय हॉस्पिटल में
अमन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, वह अपनी गाड़ी की हालत देखकर हैरान हो जाता है। तभी वह गाड़ी पर लगे चिट को देखता है, जिसको देखकर वह हैरान होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है, कृपया अपनी चीज को अपने स्थान पर रखा करें। यदि दूसरों के स्थान पर रखेंगे तो यही हाल होगा। और 2 हाथ बनाया हुआ होता है, जिसे देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वह लिखने का स्टाइल देखकर बहुत अच्छे से जानता है कि ये काव्या का ही किया है। इसलिए वह मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, नक्चड़ी बिल्ली, तुम नहीं सुधर सकती। तभी हॉस्पिटल के बाहर काव्या आती है। वह अमन को उस गाड़ी के सामने खड़े देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और कहती है, अच्छा तो ये गाड़ी तुम्हारी है? तुम्हारी आदत है ना दूसरे की जगह हड़पने की, तुम कभी नहीं सुधर सकते। वैसे तुम इसी के हकदार थे, मैंने बिल्कुल सही किया। मुझे पता होता कि ये गाड़ी तुम्हारी है, तब तो मैं इसे अच्छे से तोड़ती। काव्या की बातें सुनकर अमन कहता है, तो रोका किसने है मेरी जान, मैंने कब मना किया? मैं भी तुम्हारा, गाड़ी भी तुम्हारी, तुम्हारा जितना मन करे उतना तोड़ो। अमन की बातें सुनकर काव्या गुस्से से उंगली दिखाते हुए, तुम्हें तो मैं, इसके आगे वह कुछ नहीं कहती और स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल जाती है। उसे अच्छे से पता है कि वह अमन से जितना बहस करेगी वह उतना ही उससे फ्लर्ट करेगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। वह वहां से डायरेक्ट नव्या को लेने के लिए निकल जाती है। नव्या के ऑफिस में नयन ने सुबह से बहुत कोशिश की होती है नव्या से बात करने की, मगर अभी तक नव्या से उसकी बात नहीं हुई होती, जिसके कारण सुबह से ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसे। उसका मन कर रहा था यदि अभी उसके कोई सामने रहता तो उसका गुस्से का शिकार होता। तभी कोई केबिन के बाहर से मे आई कम इन सर कहता है। नैन बिना आवाज को सुने ही यस कम इन गुस्से में कहता है। बाहर खड़ी नव्या हैरान होती है कि नैन इतने गुस्से में क्यों है, मगर फिर भी वह अंदर जाती है। नैन जैसे ही नव्या को अपने पास आते देखता है तो वह और भी गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होता है और जाकर सीधे केबिन का दरवाजा लॉक करता है। नैन के इस रिएक्शन को देखकर नव्या घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि नैन इतने गुस्से में क्यों है। फिर भी वह हिम्मत करके कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? जिसे सुनकर नैन कहता है, वही जो मेरा मन कर रहा है। फिर नैन नव्या के करीब आते हुए उससे कहता है, तुम क्या कर रही हो? नव्या को नैन की बात समझ में नहीं आती। वह धीरे धीरे पीछे होने लगती है, मगर वह जैसे जैसे पीछे हो रही होती है नैन भी ठीक वैसे वैसे ही आगे बढ़ रहा होता है। नव्या जाकर दीवार से सट जाती है तो नैन भी ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नव्या जैसे ही वहां से हटने को होती है तो नैन अपने दोनों हाथों से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वह नव्या से कहता है, नव्या तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो? वह ये बात नव्या से बहुत ही गुस्से में कहता है। नव्या नैन के गुस्से को देख थोड़ा घबरा जाती है, फिर भी वह हिम्मत करके कहती है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? और मैंने आपको कभी भी इग्नोर नहीं किया है। नव्या के मुंह से सर सुनकर नैन का गुस्सा और बढ़ जाता है, मगर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, ये क्या सर सर लगा रखा है? तुम मुझे नैन कह सकती हो, पहले भी तो इसी नाम से बुलाती थी ना। जिसे सुनकर नव्या कहती है, पहले की बातें कुछ और थीं और अब की बातें कुछ और हैं। अब आपके रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग हैं। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। नव्या की बातें नयन को बहुत गुस्सा दिला रही होती हैं। नव्या तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो? मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? जिसे सुनकर नव्या कहती है, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और बेहतर ही होगा कि हमारे रास्ते अलग रहें, क्योंकि मैं कभी भी आपकी मंजिल नहीं बन सकती। प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए और हटिए मेरे रास्ते से। नव्या नैन को धक्का देकर वहां से निकल जाती है। नैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि नव्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, मगर फिर भी वह खुद से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, चाहे वह कारण जो भी हो, मगर मैं तुम्हें इस बार खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह इतना कहता है और वह सोचने लगता है कि आखिर क्यों नव्या उससे इस तरह से बात कर रही है। वहां से नव्या जैसे ही नीचे आती है तो काव्या को इंतजार करता देखकर कहती है, चल काव्या। जिसे सुनकर काव्या हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों बहन स्कूटी पर बैठकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं।
वहीं नयन खुद से कहता है, जो भी कारण हो, मैं तो ये पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो। नव्या और काव्या जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, दोनों बहनें फ्रेश होकर नव्या डिनर बनाती है। फिर दोनों चुपचाप से अपना अपना डिनर कर सोने चली जाती हैं। नव्या जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वह देखती है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ होता है। वह मैसेज को जैसे ही खोलती है, वह डर जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वह हिम्मत करके मोबाइल को उठाती है और उसको पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, स्वीट हार्ट, आई एम बैक। नव्या वह मैसेज पढ़कर डर के कारण रोने लगती है और खुद से कहती है, यही कारण है नयन कि मैं तुमसे चाह कर भी अब पहले वाला रिश्ता नहीं बना सकती। मेरी एक नासमझी ने मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। यदि अब मैं तुम्हारे नज़दीक जाने की कोशिश करूंगी तो वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा और मेरी काव्या को भी मुझसे छीन लेगा, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मुझे तुम दोनों की खुशी की खातिर तुमसे दूर ही रहना होगा। वह इतना कहती है और अपने आंसू पोंछकर वापस अपने बेड पर सोने चली जाती है। अगली सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स जो पूरे बिजनेस सूट में होता है, लगभग 26 से 28 साल की उम्र का व्यक्ति एयरपोर्ट पर खड़ा होता है और किसी से बातें कर रहा होता है। वह फोन पर कहता है, मुझे उसके दिन रात की सारी एक्टिविटी की खबर चाहिए। मैं यहाँ आ गया हूँ, मगर मैं आज उससे नहीं मिलूंगा। मुझे सबसे पहले उसकी जानकारी चाहिए। वह इतना कहकर फोन काट देता है और कहता है, स्वीट हार्ट, आई एम बैक। आ गया हूँ मैं वापस। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि तुमने ये 6 महीने मेरे बिना कैसे निकाले हैं। अब तो मुझे तुम्हारी हर पल की खबर होनी चाहिए। वह इतना कहकर वहां से निकल जाता है। ये थे मिस्टर बिहान सिंह, मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन। नैन के जैसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन किसी भी एंगल से नैन से कम नहीं है। वहीं नैन के घर में नैन नव्या के बिहेवियर के कारण बहुत परेशान हो रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह नव्या को कैसे मनाए, वह क्या करे जिससे नव्या मान जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह किसी को कॉल कर कहता है, मुझे नव्या के बारे में सारी डिटेल चाहिए। वह इन 5 सालों में किससे मिली, क्या किया, कैसे रहे, कहाँ कहाँ काम की, एवरीथिंग मुझे सारी जानकारी चाहिए। उसके बाद वह कॉल कट कर खुद से कहता है, नव्या, मैं वह कारण पता करके ही रहूंगा जिसके कारण तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम खुद से मुझसे दूर तो कभी नहीं जा सकती, ना पहले गई थी और ना अब। उसके बाद वह वहां से अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। वहीं अमन भी हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, जो उसकी स्माइल से पता चल रही होती है। काव्या और नव्या भी अपने घर में अपने अपने मंजिल की ओर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी काव्या नव्या से कहती है, चलो दी, आज मैं पहले तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। जिसमें नव्या हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल खोलने में टाइम होता है। नव्या बहुत परेशान होती है विजय सिंह के आने के कारण। वह लोग कुछ ही देर में नव्या के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। यह स्कूटी से उतर जैसे ही ऑफिस जाने लगती है, काव्या उसे रोकते हुए कहती है, दी एक बात पूछूं, जिस पर नव्या हाँ में उसे जवाब देती है। तभी काव्या कहती है, दी, मुझे तुम टेंशन में दिख रही हो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो दी? तुम्हारी टेंशन का कारण क्या है, मुझे जानना है। थोड़ा परेशान होते हुए नव्या कहती है, नव्या, वह बिहान बिहान आकर रुक जाती है। तभी काव्या कहती है, क्या कहा तुमने दी? इसका मतलब वह फिर से? नहीं दी, इस बार नहीं। इस बार तुम मुझसे डर नहीं सकती, तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। उसने एक छोटी ही सी तो तुम्हारी मदद की थी, तुम उसके लिए उसका हर जुल्म को चुपचाप से नहीं सह सकती हो। इन 6 महीने से हम कितने खुश थे जब वह हमारी जिंदगी में नहीं था। इतना परेशान क्यों हो रही हो? वह कभी भी अब हमें परेशान नहीं कर पाएगा। भाई है ना हमारे साथ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम देखना। जिस पर नव्या काव्या के पास आते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, काव्या, मैं चाहती हूँ कि नैन इन सब चीज़ों से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। और वहाँ से चली जाती है। काव्या नव्या को जाते हुए देख खुद से ही कहती है, नहीं दी, इस बार नहीं। बहुत सहली तुमने उसके जुल्म, अब नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ वह बहुत घटिया इंसान है। यदि उसे तुमसे 1% भी प्यार होता
तो मैं नहीं डरती, मगर उसे बस तुम्हें पाने की जिद है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दे सकती। तुम मेरी दी हो, उसके घर की कोई खिलौना नहीं, जो जब वह चाहे खेल कर निकल जाए। मैं नयन भाई से बात करूंगी। और वह वहां से जाने लगती है। तभी नयन की कार को देख काव्या वहीं रुक जाती है। नयन कार से उतरता है और काव्या को देखकर वह काव्या की ओर चला जाता है। तभी काव्या कहती है, मुझे आपसे कुछ बातें। वह कहती है कि नयन भी साथ में कहता है, काव्या मुझे तुमसे कुछ बातें। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी काव्या कहती है, मैं जानती हूँ आपको किस बारे में बात करनी है। तभी वह दोनों साथ में कहते हैं, कहीं चलकर बातें करें। पर इस पर दोनों अपनी सहमति जताते हैं और वहां से नयन की कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने होते हैं। वह दोनों रेस्टोरेंट में बैठे चुप होते हैं। दोनों को समझ ही नहीं आ रही होती कि शुरुआत कहाँ से करें। तभी नयन काव्या से कहता है, काव्या यदि तुम्हें नव्या के बारे में पता है तो प्लीज मुझे बता दो कि वह इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। तुम भी अच्छे से जानती हो कि वह मुझसे प्यार करती है, तो वह मुझसे दूर क्यों भाग रही है। क्या कारण है जो मैं नहीं जानता, जो हम दोनों के बीच आ रही दीवार बनकर मुझे जानना है। मैं नव्या के बिना अब नहीं रह सकता। बहुत सालों तक एक गलतफहमी के कारण मैं उससे दूर रहा, मगर अब नहीं। तभी काव्या कहती है, नैन भाई एक्चुअली बात यह है कि जब हम लोगों ने उस शहर को छोड़ा था, तब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी हमारी जिंदगी में फरिश्ते बनकर बिहान सिंह आया। हमें उसके इरादे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है, मगर धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसका एहसान भी हम पर बढ़ने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद उसने अचानक से नव्या दी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वह हर दिन दी को डराता था, जैसे वह उसकी कोई चीज है जिसे वह जब चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसके पागलपन की हद बढ़ती ही चली गई। दी बस एक चीज से ही डरती हैं कि यदि बिहान सिंह फिर से वापस आ गया तो उसे आपके बारे में पता चल जाएगा। जब उसे आपके बारे में पता चलेगा तो वह आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। और जो दी नहीं चाहती, दी आपसे दूर रह सकती हैं, मगर आपको खोकर नहीं। इसीलिए वह ऐसा कर रही है। काव्या की बातें सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वह काव्या को हिम्मत देते हुए कहता है, काव्या तुम चिंता मत करो। मेरी नव्या किसी की वस्तु नहीं है जिसे जब वह चाहे जैसे ट्रीट कर सकता है। और उस बिहान सिंह को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी काव्या परेशान होते हुए कहती है, बस इतना ही नहीं है, दी ने मुझे ये बताया कि वह वापस आ चुका है। तभी नैन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वह वापस आ गया है तो उसे अब नव्या के नैन से सामना करना होगा। बहुत परेशान कर लिया उसने मेरी नव्या को। उसे उसको देखने की भी कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि उसका नैन उसके साथ है और हमेशा रहेगा। कुछ और बातें कर वह लोग वहां से अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। नैन अपनी कार में बैठा खुद से कहता है, आई होप कि मैं नव्या के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, मगर मुझे उसके लिए पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे नव्या हमेशा मेरे साथ रहे, हर पल हर वक्त मेरे करीब रह सके, ताकि उस बिहान सिंह का छाया भी ना पड़ सके मेरी नव्या पर। वहीं काव्या खुद से कहते हुए जाती है, आई होप दी कि भाई तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दें। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एक भाई ही हैं जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और उस बिहान सिंह से तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। वह अक्सर तुम्हें मुझे मारने की ही धमकी दिया करता है ना, जिसके कारण तुम मजबूर होकर उसकी सारी बातें मानती हो। मगर यदि मैं ही ना रहूं तो वह किसकी धमकी देगा तुम्हें। मजबूर होकर खुद की जिंदगी को नर्क बना लिया है तुमने। मेरी वजह से बहुत सी कुर्बानी दी है तुमने, मगर अब और नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। मुझे मुंबई आते ही ये सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, क्योंकि जिस दिन बिहान ने तुम्हें पहली बार टॉर्चर किया था और धमकी दिया था कि वह मुझे सब कुछ बता देगा, उस दिन ही मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी।
मगर मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए चुप रहती थी और इस बात से अनजान बनने का नाटक करती थी, ताकि तुम ये जानकर कि मुझे कुछ पता ही नहीं है खुश रहो। मगर यदि मैं ही तुम्हारी खुशियों के रास्ते में आ रही हूँ, तो अब मैं खुद को भी मिटाकर तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें दिलाऊंगी। काव्या जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है, अमन अपनी गाड़ी के सामने खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा होता है। काव्या को वह जैसे ही देखता है, उसके पास चला जाता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है जानू, आज अपनी जान के ख्यालों में लगता है खोई हुई है। जिस पर काव्या इरिटेट होते हुए कहती है, अमन प्लीज आज नहीं, आज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ और तुम ये फालतू की बातें कर मुझे और टेंशन दे रहे हो। प्लीज इस वक्त नहीं। और वह आगे जाने लगती है। तभी अमन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ काव्या, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? और मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक ही किया था। आर यू ओके? क्या बात है, बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। जिस पर काव्या चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, तुम कुछ मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मुझे मेरी प्रॉब्लम को अपने ही तरीके से सॉल्व करनी होगी। कहकर वहां से चली जाती है। तभी कुछ सोचकर वह पीछे मुड़कर कहती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर अमन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक बार कह के तो देखो, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे कदमों में। तभी काव्या थोड़ी सीरियस होते हुए कहती है, अमन ये मजाक की बातें नहीं हैं। मैंने पूछा क्या तुम मेरी मदद करोगे? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। काव्या की बातें अमन के पल्ले नहीं पड़ रही थीं, मगर फिर भी वह काव्या के नज़दीक जाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब चलो मुझे अपनी परेशानी बताओ। तभी काव्या कहती है, चलो कैंटीन में चलकर बातें करते हैं। फिर वह लोग वहां से हॉस्पिटल में बने कैंटीन में चले जाते हैं। दोनों के हाथों में एक एक कॉफी का कप होता है। तभी काव्या थोड़ी परेशान होते हुए कहती है, अमन एक्चुअली बात यह है कि मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करवानी है। शादी सुनते ही अमन के मुंह में कॉफी होती है बाहर आ जाती है और वह हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, शादी? मैंने ठीक से नहीं सुना, क्या तुमने शादी कहा? जिस पर काव्या फिर से चिढ़ते हुए कहती है, बस तुम्हारी यही फालतू की बातों के कारण ही मुझे तुम्हें नहीं बतानी थी। तभी अमन कहता है, आई एम सॉरी, तुम कहो। काव्या फिर से कहना स्टार्ट करती है, मैंने अपनी नहीं अपनी बहन की शादी की बात की है, तो तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जिस पर अमन थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, और मैंने तो कुछ और ही सुना। अमन की बातों को इग्नोर कर काव्या फिर से कहती है, दरअसल मेरी दी मेरे कारण अपनी खुशियों का गला घोटने जा रही हैं। वह एक ऐसे इंसान के चुंगल में फंसी हुई हैं जो पूरी तरह से साइको है। यदि मेरी दी उसके पास रही तो उसे कभी भी वह नुकसान पहुंचा सकता है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। वह हमेशा मुझे मारने की धमकी दी को दिया करता है, जिसके कारण दी उसके हर कहे शब्द को मानती हैं। मगर मैं ये अब और नहीं देख सकती, और जब वह हमारी जिंदगी में वापस से आ चुका है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि दी अब अकेले रहें। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि दी जिस लड़के से प्यार करती हैं, मैं उससे उनकी शादी करवा दूँ। जिस पर वह अमन कहता है, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, तुम दोनों से बातें करके उनकी शादी करवा दो। अमन की बातें सुन काव्या उस पर बिगड़ते हुए कहती है, तुम हो ही बुद्धू, तुमसे किसी चीज की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यदि बातें इतनी सिंपल होती तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों मांगती? एक्चुअली बात यह है कि दी नहीं चाहती कि वह भाई के करीब रहें। यदि वह उनके करीब रहेंगी तो वह आदमी उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा, जो दी बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है मेरी जान तो खतरे में उसके कारण हमेशा ही रहती है, मगर वह भाई की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकती। इसीलिए वह उनसे दूर रहना चाहती हैं। और भाई दी से प्यार तो बहुत करते हैं, मगर वह दी के बिना मर्जी के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे दी उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि पहले भी उनके बीच गलतफहमियां आ चुकी होती हैं, जिसके कारण दोनों कई साल तक एक दूसरे से दूर रहते हैं। कई सालों तक सुन अमन को भी अपने भाई की याद आ जाती है। वह कहता है, हाँ, अपने प्यार से दूर रहकर कोई कैसे जीता है ये मैंने देखा है। काव्या की सारी बातें सुनने के बाद अमन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी है? मैं क्या करूँ इस मामले में? मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारी दी नहीं चाहेंगी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिस पर काव्या कहती है,
और दी तभी चाहेंगी जब मैं चाहूंगी। काव्या की उलझी हुई बातों को सुन अमन कहता है, तुम क्या कह रही हो? यदि तुम चाहोगी तो तुम्हारी दी मान जाएंगी, तो तुम उन्हें मनाती क्यों नहीं? तभी काव्या उस पर फिर से बिगड़ते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उन्हें फोर्स करूंगी भाई से शादी करने के लिए, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे मिस्टर? अमन हैरान होते हुए कहता है, और कैसे? तभी काव्या अमन को अपने प्लान के बारे में बताती है। पूरा प्लान सुनने के बाद अमन हैरान होते हुए काव्या से कहता है, यार तुम तो बहुत चालाक हो, मतलब अपने दी के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो। जिस पर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं दी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अमन खुद से कहता है, काश मुझसे भी इतना ही करती। अमन की बातें काव्या नहीं सुनती। तभी वह कहती है, क्या कहा तुमने? जिस तरह अमन कहता है, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि काश कोई मुझसे भी इतना प्यार करता। जिस पर काव्या कहती है, पहले प्यार के काबिल तो बनो। उन दोनों में इसी तरह छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और फिर वह दोनों वहां से उठकर अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। वह लोग एक ऐसे पेशे में हैं जहां अपनी प्रॉब्लम को साइड रख अपना वर्क करना पड़ता है, इसलिए वह अपने कामों पर असर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। काव्या के कहे अनुसार ही अमन को अपना प्लान एग्जिट करना था, जो वह कल करने वाला था। नैन किसी बहाने से नव्या को अपने केबिन में बुलाता है। नव्या जाना तो नहीं चाहती है, मगर फिर भी वह मजबूरी में उसके केबिन में जाती है। वह केबिन में जैसे ही जाती है, नैन फिर से पहले वाली हरकत करते हुए केबिन का दरवाजा लॉक कर देता है। नव्या ये देखकर गुस्से में उससे कहती है, नैन ये क्या बदतमीजी है? तभी नैन नव्या के करीब आते हुए कहता है, ये बदतमीजी नहीं है, मेरा प्यार है। जिस पर नव्या कहती है, नैन तुम भूल रहे हो, वह प्यार 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम प्लीज वह सारी बातें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जिस पर नैन कहता है, ना वह प्यार खत्म हुआ था और ना ये सब खत्म होगा, क्योंकि मैं पहले जितना तुमसे प्यार करता था उससे भी ज्यादा अब करता हूँ। मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। उनकी बातें सुनकर नव्या पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उससे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे कुछ कह सके। वह नैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नैन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी नैन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मगर पहले तुम कहो यू लव मी। नैन की बातें सुनकर नव्या थोड़ा गुस्से में कहती है, प्लीज ओपन द डोर, मुझे बाहर जाना है। मगर नैन नहीं सुनता। नैन की हरकत नव्या को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। वह गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, नहीं कर सकती मैं तुमसे प्यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? नहीं करती, खत्म हो गया वह प्यार, खत्म हो गई वह नव्या। ये नव्या केवल एक जिंदा लाश है जो बस जी रही है। मेरे जीने का बस एक ही मकसद है, काव्या, और कुछ नहीं। मैं अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरी बात समझते क्यों नहीं? मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। नैन चाहता था कि नव्या गुस्से में अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दे, मगर नव्या को बीच में रुका देखकर वह भी गुस्से में उसे कहता है, क्यों क्यों नहीं है तुम्हें प्यार करने का हक? क्यों नहीं है तुम्हें जीने का? आखिर तुम अपने प्यार को अपने दिल में दबा रही हो, क्यों तुम मुझसे दूर जा रही हो? नैन की बातों का नव्या कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वह अच्छे से समझ चुकी थी कि नैन उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था कि वह वजह बता दे जिसके कारण वह नैन से दूर जा रही है। फिर वह कहती है, वजह चाहे जो भी हो या ना हो, मगर तुम बस इतना जान लो कि नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं रहना तुम्हारे साथ और जाने दो मुझे। नव्या को अपनी बातें न बताते देख नैन को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में दरवाजा खोल देता है। फिर कहता है, ठीक है जाओ, मगर मेरी एक बात याद रखना, कारण तो मैं भी पता करके ही रहूंगा, चाहे तुम जितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, मगर मेरी एक बात याद रखना, कहीं मेरे पता करने तक देर ना हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ, वापस आ जाओ मेरे पास। नैन की बातें सुनकर भी नव्या वहां से चली जाती है। नव्या को जाते देख नैन को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह नव्या को अच्छी तरह से समझ रहा था। वहीं हॉस्पिटल में काव्या अपना सारा काम कर वहां से निकल चुकी होती है, उसे अपने प्लान को कंटिन्यू जो करना था। वहीं अमन भी हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। काव्या घर जाने से पहले एक मोबाइल शॉप में आकर एक नया सिम लेती है और पुराने वाले सिम को तोड़ते हुए
खुशी से खुद को ही कहती है, अब देखना दी, कल तुम खुद भाई से शादी करोगी और मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। और वह नया सिम मोबाइल में डालकर वहां से चली जाती है। शाम के वक्त नव्या नैन को इग्नोर कर वहां से निकल जाती है, मगर वह जैसे ही ऑफिस के बाहर कुछ दूर टैक्सी के लिए जाती है, उसके सामने कोई गाड़ी रोकता है। उस गाड़ी को देख नव्या डर जाती है। उस गाड़ी से विहान निकलता है। नव्या विहान को देख डरते हुए कहती है, तुम यहाँ? जिस पर विहान मुस्कुराते हुए उसे अपने गले जबरदस्ती लगाकर कहता है, हाँ जान, मैं। तुम तो मुझे भूल ही गई थी, मगर देखो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। अब देखना, मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वह इतना कहता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेता है। बाहर से नयन सब देख रहा होता है। वह इतने गुस्से में था कि वह अभी उस बेहान को जान से मार देता, मगर फिर भी वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहता है, बस कल तक, उसके बाद नव्या सिर्फ मेरी होगी। कल के बाद उसे छूने का किसी को अधिकार नहीं होगा। बेहान नव्या को लेकर वहां से सीधा उसके घर चला जाता है और वह उसे वहां छोड़ते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ, मगर मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मिल नहीं सकता। मगर मेरी एक बात याद रखना, मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी। नव्या बिहान की बातें सुन हामी अपना सर हिला देती है और बिहान उसे जबरदस्ती गले लगाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना और मेरी बातों को हमेशा ध्यान में रखना। जिस पर नव्या हामी अपना सर हिला देती है। वह नव्या को एक बार फिर से धमकाकर वहां से चला जाता है। उसका तो अब नव्या से बात करने का तरीका ही बन चुका होता है। नव्या तो पहले बिहान को अपने सामने देखकर डरी हुई थी, मगर वह थोड़ा रिलैक्स थी कि कहीं काव्या ना हो घर पर, क्योंकि वह गुस्से में बिहान को और गुस्सा दिला देती है। वह बिहान के जाने के बाद दरवाजा अंदर से लॉक कर वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगती है। तभी नयन उसके पास आते हुए कहता है, तो यही वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर भाग रही हो। नव्या नयन को वहां देखकर हैरान होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि नयन है। वह अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। जिसे देखते हुए नैन नव्या के पास जाकर कहता है, ये तुम्हारा सपना नहीं, हकीकत है। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए जो तुम दोगी। नैन की बातें सुन नव्या हैरानी के साथ साथ दुखी भी होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह नैन को क्या कहे। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिसे देखते हुए नव्या सोचती है कि शायद काव्या आ गई है, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलती है। मगर वह जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखती है, वह हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। तभी वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। और वह बिना नव्या की ओर देखे घर के अंदर आ जाता है। मगर जैसे ही वह वहां नैन को देखता है, तो वह गुस्से से खौल उठता है। उसका दिल कर रहा होता है कि वह अभी नयन और नव्या दोनों को जान से मार दे। तभी वह गुस्से में पीछे हटता है और नव्या को घूरते हुए कहता है, ये कौन है? जिसे सुनकर नव्या बहुत डर जाती है। वह हकलाते हुए इतना ही कहती है, वह नया नया इतना ही कहती है कि नयन उसके सामने आते हुए कहता है, मैं नव्या का प्यार हूँ, परिवार हूँ, सब कुछ हूँ। तुम कौन हो और तुम किस अधिकार से नव्या पर इतना हक जता रहे हो? जिसे सुनकर बिहान गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। और वह नव्या को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, मगर वह मार नहीं पाता, क्योंकि नैन बीच में ही उसके थप्पड़ को रोक देता है। और वह गुस्से में कहता है, खबरदार, जो तुमने मेरी नव्या के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी विहान गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वह नैन को भी मारने वाला होता है। तभी नव्या उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, खबरदार, आज तक तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ सहा, मगर यदि तुमने मेरे नयन पर एक भी उंगली उठाई तो सोच लेना, मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगी। वह नव्या को इतने गुस्से में देख और इतनी हिम्मत करते देख वह डर जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि वह वही नव्या है जो कुछ दिन पहले उससे डरा करती थी। तभी बिहान गुस्से में कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ?
तभी नैन उसकी बातों को वहीं पर रोकते हुए कहता है, ये किसी और के साथ नहीं, ये उसी के साथ है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है। नव्या मेरी आज से नहीं, हमेशा से है। इसलिए हम दोनों की जिंदगी से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने मेरी नव्या के साथ क्या क्या किया है। इसीलिए कह रहा हूँ, शांति से चले जाओ, वरना जिस दिन नैन आर्यन ने अपनी हद पार की, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए दूर रहना मेरी नव्या से। वह इतना कहता है और बिहान को वहां से जाने को कहता है। बिहान को इस वक्त नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यदि नव्या इस वक्त वहां अकेले होती तो उसे सच में जान से ही मार देता। वह सोच रहा था कि नव्या की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। वह वहां से गुस्से में चला जाता है, मगर उसके दिल में अब एक नफरत ने जन्म ले लिया होता है, जिसे वह नव्या और नैन को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान लेता है। वही नव्या रोते हुए नैन को गले लगा लेती है और उससे कहती है, नैन तुम यहाँ क्यों आए? वह तुम्हें कुछ कर देगा, वह तुम्हें न जरूर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। वह बहुत खतरनाक है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक है। वह इतना ही कहती है कि नैन उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे नव्या की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। नैन द्वारा किए गए किससे नव्या बिल्कुल हैरान होती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि नैन ऐसी सिचुएशन में ऐसी हरकत करेगा। कुछ देर में दोनों अलग होते हैं। उसके बाद नैन नव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम केवल मेरी हो। और रही बात बिहान की, मैं उसे तो छोड़ने वाला नहीं। उसने तुम्हें जितना भी टॉर्चर किया है, उसका उसे पूरा हिसाब देना होगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें डराने और धमकाने की। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर वह नव्या को गले लगा लेता है। वह नव्या को इस तरह से गले लगाता है जैसे नव्या छोड़कर कहीं जा रही हो, और वह उसे अपने से दूर कभी जाने नहीं देगा। वह दोनों इसी तरह होते हैं कि तभी नव्या के मोबाइल पर एक कॉल आता है। तभी नव्या नैन को खुद से अलग करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन देखती है। उसे लगता है कि शायद काव्या ने उसे कॉल किया था, मगर वह अननोन नंबर देखकर थोड़ा निराश होती है। लेकिन फिर भी वह कॉल रिसीव करती है। वह जैसे ही कॉल रिसीव करती है, उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वह डर जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। नव्या से जैसे ही मोबाइल छूटता है, नैन मोबाइल को थाम लेता है, क्योंकि उसने नव्या के एक्सप्रेशन देख लिए थे, जो देख उसे समझ नहीं आता। तभी वह मोबाइल को अपने कान पर लगाता है। वह जैसे ही अपने कान पर मोबाइल फोन को लगाता है, उधर से कहे गए शब्दों को वह जैसे ही सुनता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। ये सुनते ही इतने गुस्से में आ जाता है, जैसे कि यदि उस साइड से बात कर रहा शख्स यदि अभी उसके सामने होता तो वह अभी ही उसे जान से मार देता। लेकिन उसे वह आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगी। तभी वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कहाँ है काव्या? जिसे सुनकर उधर से कोई मुस्कुराते हुए कहता है, जहाँ भी है अब तक सही सलामत है। यदि तुम लोगों को वह सही सलामत चाहिए तो कल सुबह मुझे शिव जी के मंदिर में मिलो। जिसे सुनकर नैन गुस्से में कहता है, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। फिर उधर से मुस्कुराते हुए वह शख्स कहता है, अब पंगा ले रहा हूँ तो सब जानकर ही लूंगा। और रही बात मिलने की, तो हम कल मिल ही रहे हैं, मगर फिलहाल के लिए तुम्हें जितना मैंने कहा वह करो। और वह कॉल कट कर देता है। नव्या बहुत रो रही होती है, वहीं नयन उसे संभाल रहा होता है। दोनों की पूरी रात ही टेंशन भरी बीतती है। वहीं काव्या आराम से एक होटल में अमन के साथ बैठी हुई होती है और उससे कहती है, पता है मेरी दी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगी, मगर मैं जो भी कर रही हूँ उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। जिसे सुनकर अमन कहता है, आई होप कि तुम्हारा सब प्लान सक्सेसफुल हो और तुम्हारी दी मान जाए। यदि वह नहीं मानी तो जिसे सुनकर काव्या कहती है, उन्हें मानना ही होगा। और वह फिर मुस्कुराते हुए बेड पर चली जाती है। तभी अमन उसे छेड़ते हुए कहता है, हेलो, यदि तुम यहाँ सोओगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? जिसे सुनकर काव्या उसे सोफे की ओर इशारा करते हुए कहती है, तुम्हारी मर्जी हो
तुम यहाँ सो सकते हो, नहीं तो तुम अपने घर भी जा सकते हो। जिसे सुनकर अमन कहता है, यार ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया, यहाँ तक कि तुम्हारी दी के बॉयफ्रेंड से भी बात की। तुम्हें पता है, वह बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही बातें करता है। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था कि मैं अपने भाई से ही बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा होता तो वह मुझे जिंदा ही मार देते। जिसे सुनकर काव्या उसे कहती है, फट्टू, इतना डरते हो तुम अपने भाई से? देखो मुझे, मैं अपनी दी से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, बिल्कुल उल्टा, वह ही मुझसे डरती हैं कभी कभी। जिसे सुनकर अमन मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम डरने की चीज ही हो तो? जिसे सुनकर काव्या उसे घूरते हुए कहती है, तुमने मुझे क्या कहा? मैं डरने की चीज हूँ? तभी अमन कहता है, हाँ तुम तो डरने की ही चीज हो। तुम्हें यदि कोई देख ले तो पहली ही नज़र में डर जाए। देखो, तुमने तो इतने सालों से मुझे डरा कर रखा है, तुम्हें तो किसी की भी फीलिंग्स की भी कद्र नहीं है। याद है ना हमारी पहली मुलाकात? जिसे सुनकर काव्य चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तुम पहले भी फट्टू थे और अभी भी फट्टू ही हो। वह इतना कहती है और फिर उसे इग्नोर कर अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। दोनों के इसी तरह नोकझोंक में ही पूरे रात का समय बीत जाता है। उसी तरह वहाँ नयन और नव्या टेंशन में रात गुजार देते हैं। दोनों की आंखों में ना ही नींद थी ना ही सुकून। दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। सुबह जैसे ही होती है, नव्या नयन से कहती है, नयन प्लीज हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। यदि उसने काव्या को कुछ कर दिया तो वह इतना ही कहती है कि नैन उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, नहीं काव्या को कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम काव्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर वह दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वहीं इन सब से बेखबर अमन और काव्या दोनों होटल में आराम से सो रहे होते हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी किसी चीज की परवाह नहीं थी। तभी अलार्म की आवाज से काव्या की नींद खुलती है और जब वह टाइम देखती है तो वह हड़बड़ा जाती है और अमन को हिलाते हुए उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, अमन उठो, हम लेट हैं। यदि भाई वहां पहुंच गए तो हम तो गए काम से, जल्दी उठो। लेकिन अमर नहीं उठता। तभी काव्या गुस्से में वहां रखे पानी के गिलास को उठाती है और अमन के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे अमन हड़बड़ाते हुए उठता है और काव्या की ओर देखकर कहता है, काव्या यार, ऐसे कौन किसी को उठाता है? जिस पर काव्या कहती है, मैं उठाती हूँ तुम्हारे जैसे कुंभकर्ण को। वह कुछ देर लड़ाई करते हैं और फिर दोनों जल्दी से फ्रेश होकर वह लोग भी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही मंदिर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि अमन ने होटल बिल्कुल मंदिर के सामने वाली बिल्डिंग में बुक किया होता है, जिससे उन्हें मंदिर पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। वह लोग मंदिर पहुंचकर वहां किसी को भी बिना कुछ पता चले मंदिर के पीछे शादी की सारी तैयारियां करवाते हैं और वह पंडित जी को भी सारी बात अच्छे से समझाते हैं। आगे जो होने वाला है वह भी पंडित जी को बता देता है ताकि पंडित जी बाद में डर के पीछे ना हट जाएं। पंडित जी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। वह नहीं मान रहे होते, लेकिन काव्या बहुत रिक्वेस्ट करती है। वह रिक्वेस्ट करते करते उनके सामने रो देती है। तभी पंडित जी कहते हैं, रो मत बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वह उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में नयन और नव्या आते हैं। नव्या जल्दी से कार से उतरती है। नव्या पर जैसे ही काव्या की नजर जाती है, वह अमन को छुपाते हुए कहती है, तुम अभी यहीं रहो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कब सामने आना है। जिस पर अमन हाँ में अपना सर हिला देता है क्योंकि काव्या ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा होता है। काव्या जैसे ही अपने हाथ को उसके फेस से हटाती है तो अमन मुस्कुराते हुए कहता है, यदि कुछ देर और अपना हाथ नहीं हटाती तो मैं तो सीधे यहीं से स्वर्ग पहुंच जाता। जिसे सुन काव्या चिढ़ जाती है। तभी अमन उससे कहता है, जरा मैं भी तो देखूं, तुम इतनी डरावनी हो तो तुम्हारी बहन कितनी डरावनी है। और नव्या को देखने के लिए हल्का सा झांकता है। वह जैसे ही उसे देखता है वह हैरान होते हुए कहता है, काव्या की ओर देखकर, तुमने बताया नहीं कि ये ब्यूटी तुम्हारी बहन है? नहीं नहीं, प्लीज तुम ये शादी मत कराओ। मैं तो चाहता था कि इनकी शादी मेरे भाई से हो, मेरे भाई की तो लाइफ ही बन जाती। बहुत ही ब्यूटी एंड क्यूटी है, प्लीज हम अभी ये प्लान ही कैंसिल करते हैं। इनकी शादी तो मैं अपने भाई से ही करवा लूंगा और इन्हें अपनी भाभी बनाऊंगा, या तो मेरे भाई के ऑफिस में काम करती हैं। जिसे देख काव्या चिढ़ते हुए कहती है,
मेरी दी की शादी केवल भाई से होगी और किसी से नहीं। तुम अपना मुंह बंद करो। लेकिन अमन काव्या की बात नहीं मानता और वह जाने लगता है। वह जैसे ही बाहर की ओर जा रहा होता है, सामने से आ रहे व्यक्ति को देख हैरान हो जाता है। उसके तो पूरे चेहरे पर पसीने आ रहे होते हैं, जैसे पता नहीं अभी क्या होने वाला है। और वह डर कर जल्दी से पीछे जाकर मंदिर की दीवारों के पीछे छिप जाता है। वह इस समय इतना डर रहा था कि मानो अभी ही इसकी सांसें निकलने वाली हैं। तभी काव्या वहां जाकर उसे हिलाते हुए कहती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जिस पर वह कहता है, वह भाई इतना ही कहता है कि काव्या उससे कहती है, क्या हुआ? तुम इस तरह हकला क्यों रहे हो? जो बोलना है सही से बोलो। नव्या दौड़ते दौड़ते ऊपर जाती है, मगर उसे ऊपर कोई नहीं दिखता। तभी वह चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम? मैं आ गई, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। जिसे सुन अमन दीवार के पीछे से ही कहता है, छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त ज्यादा बड़ी नहीं है, तुम वह कर सकती हो। जिसे सुनकर नव्या रोते हुए कहती है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। असल में बात ये थी कि जिस वक्त अमन ने नव्या को कॉल किया होता है, तो वह नव्या को धमकाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है। यदि तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो कल सुबह शिव जी के मंदिर में आ जाना। इतना सुनते ही नव्या के हाथ से मोबाइल छूट जाता है, जिसे नैन पकड़कर बात करने लगता है। नव्या वहां रो रही होती है कि तभी वह आवाज को सुन उस दीवार के पीछे जाती है, मगर उसे वहां कोई नहीं दिखता, क्योंकि अमन अपनी बात खत्म करते ही वहां से हटके दूसरी ओर चला जाता है। तभी वहां नैन भी आता है और उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी को मंदिर के चारों ओर से घेरने के लिए कह दिया होता है। वह जैसे ही मंदिर में आता है, वहां नव्या को रोता हुआ देख उसे उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी चिल्लाते हुए कहता है, जो भी हो यदि तुमने काव्या को नहीं छोड़ा तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। यदि तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मगर काव्या को छोड़ दो। अमन जैसे ही आवाज सुनता है, वह हैरान हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि उसने अभी अपने भाई की आवाज को सुना है। वह अपने कानों को भी नैन की बातों को सुनते हुए एक दो बार रफ करता है, मगर फिर भी आवाज में कोई चेंज नहीं पाता है। उसे तो झटका ही लगता है। तभी वह काव्या को घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अपने भाई का नाम बताने का कष्ट करोगी? काव्या को अमन के ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह अमन को घूरते हुए कहती है, तुम्हें उससे क्या? भाई भी यहाँ आ गए हैं, अब तुम्हें मैंने जो करने को कहा वह करो। तभी अमन उसे घूरते हुए कहता है, नहीं, पहले मुझे तुम्हारे भाई का नाम जानना है। लेकिन मैं इतना तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मैं तो उसे देख भी सकता हूँ, क्योंकि वह तो अभी यहीं है ना। और फिर वह इतना कहकर एक साइड से मंदिर के हॉल में झांकता है, तो उसे नैन वहां खड़े दिखता है। वह नैन को जैसे ही देखता है, उसका तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, यानी कि ये वही लड़की है। मगर ऐसा कैसे? भाई वह इतना कहता है और वहीं धड़ाम से बैठ जाता है, क्योंकि सच में उसे इस वक्त बहुत बड़ा झटका मिला था। तभी वहां काव्या आती है और उसे पीछे करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा बने हुए काम को ही क्यों बिगाड़ते हो? जिस पर वह उसे घूरते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले नाम क्यों नहीं बताया? यदि तुम मुझे नाम बता देती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तभी वह कहती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने इसीलिए तो तुम्हें नाम नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था तुम इतने बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनकर डर जाते। तभी वह घूरते हुए उससे कहता है, वह बिजनेसमैन के साथ साथ मेरा भाई भी है। यदि उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो वह मुझे जिंदा ही दफना देंगे। अब तो बारी थी काव्या के शौक में जाने की, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमन और नयन दोनों सगे भाई होंगे। वह तो अमन की बात सुनकर शौक में खड़ी होती है। तभी अमन कहता है, मैं तो चला उन्हें सारी सच्चाई बताने। मुझे तुम्हारे मामले में नहीं पड़ना। वह तो तुम्हें छोड़ देंगे, मगर मुझे नहीं। मुझे उनसे पिटाई नहीं खाना है, या फिर कोई ऐसी जगह नहीं जाना जहां जाकर मैं जिंदगी भर पछताऊं। क्योंकि नैन जब भी उससे गुस्सा होता था, उसे बिजनेस के लिए कहीं ऐसी जगह भेजने की बात किया करता था जहां जाने के बारे में अमन सपने में भी नहीं सोच सकता था।
और वह बड़बड़ाते हुए उठकर नयन की ओर जाने लगता है। अमन बहुत तेजी से नयन की ओर आ रहा होता है। अमन को नयन की ओर आते देख नव्या देख लेती है। तभी वह अपने आंसू को पोंछते हुए तुम कहती है, जिस पर नयन भी पीछे मुड़ता है। वह अमन को वहां देखकर पहले तो गुस्सा होता है, फिर उसे शांति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर अमन थोड़ा सा डरते हुए कहता है, भाई ये सब छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर नयन कुछ नहीं कहता और वह उसे उसी तरह अमन को घूर रहा होता है जैसे उस पर उसको शक हो रहा हो। तभी अमन डर कर कुछ कहता उससे पहले ही नैन उस पे फिर से सवालों के बौछार कर देता है। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब तो अमन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि इस वक्त वाकई में बहुत गुस्से में था नयन। तभी वह डरते हुए कहता है, आप लोग काव्या को ढूंढ रहे हैं। काव्या का नाम सुन नव्या दौड़ते हुए अमन के पास जाती है और वह उसे कहती है, यहाँ तुमने क्या उसे देखा, वह ठीक तो है ना। तभी अमन नव्या को रिलैक्स करते हुए कहता है, ब्यूटी आप रिलैक्स हो जाओ, काव्या को कुछ नहीं हुआ है। तभी काव्या भी अपना सर नीचे किए हुए वहां पर आ जाती है। काव्या को देख नव्या उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन अभी भी नैन अमन को घूर रहा होता है। तभी वह कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती नहीं है। इसने कहा था कि मैं मिस ब्यूटी के पास कॉल करूं और उन्हें धमकाऊं कि वह यहाँ आएं और उनके पीछे पीछे आप भी यहाँ आओ, उसके बाद ये आप दोनों की शादी करवा सकें। मैंने तो बस एक छोटा सा दोस्त होने के नाते इसकी हेल्प की थी क्योंकि ये भी मेरे ही हॉस्पिटल में काम करती है। उसकी बातें सुन नैन उसे एक थप्पड़ मारता है। काव्या नव्या दोनों डर जाती हैं और वह उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या की बचकानी बातों में आने की। तुम्हें पता है नव्या कितना डर गई थी, इसकी हालत कैसी हो गई थी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। और फिर कुछ नहीं कहता है। तभी काव्या डरते हुए आगे आती है और नयन का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए कहती है, इसे सजा मत दीजिए, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था क्योंकि मैं आपको और दी को अलग और नहीं देख सकती थी। मुझे पता था जब तक दी को मजबूर ना किया जाए वह आपसे शादी कभी नहीं करेंगी, इसलिए ही मैंने इसके साथ बात कर ये प्लान बनाया था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, आप प्लीज इसे सजा मत दीजिए। तभी नव्या काव्या के पास आती है और वह उसे गुस्से में कहती है, काव्या तू पागल हो गई है, तू इतना बड़ा मजाक करने से पहले एक बार सोच तो लेती कि मेरा क्या हाल होगा। तुझे पता है कि जब मुझे पता चला कि तू किडनैप हो गई है मैं कितना डर गई तुझे खोने के नाम से। एक पल के लिए भी नज़रों से दूर जाती है तो मेरी हालत खराब हो जाती है और यहाँ तो तूने अपनी किडनैपिंग का ही खेल रच दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।